हाँ, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक। तो स्टार्ट। सबसे पहले हमारा कोई भी क्वेश्चन आपके समक्ष आप लिखने बैठो, उसमें आपको सबसे पहले इस आंसर राइटिंग से एक चीज अपने आप में डेवलप करनी है कि मुझे क्वेश्चन की डिमांड पकड़ में आ जाए, बाकी तो मैं सब कुछ लिख दूंगा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन सिंपल दिया मैंने, जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं है, पीवाई को क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन था आपके सामने कि क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। चर्चा में जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, कोई उसके ज्यादा बताना है थोड़ा सा एक तरह से कि भाई हाँ किया था, लेकिन कुछ कमी थी इसमें, पूरी तरह हम नहीं कह सकते कि ये परिसंघीय संविधान था। तो ऐसे क्वेश्चनों में जस्ट क्या होता है, अब कई लोगों ने मैंने देखा है कॉपी में क्या करते हैं, 1935 पूछा है तो 1935 के सारे प्रोविजन लिखने बैठ जाते हैं। क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा कि 1935 के एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, ये क्वेश्चन की पार्ट की डिमांड ही नहीं थी। बस आपको एक पॉइंट लेना था कि 1935 के एक्ट में ऐसे कौन से प्रोविजन थे जो आपको परिसंघीय संविधान को डिसाइड करते। तो सबसे पहले एक शब्द आपको पता लग गया होगा, परिसंघीय संविधान। तो इंट्रोडक्शन कोई टफ चीज नहीं है। सबसे पहले मुझे पता है कि भाई मैं एक परिसंघीय संविधान के बारे में आपको बताऊंगा कि परिसंघीय संविधान होता क्या है। अब इसको बिना बताए यदि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो मेरा क्वेश्चन अधूरा टाइप है, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है यदि मैं उसी को ही एक्सप्लेन बता नहीं पाऊं तो वो क्वेश्चन अधूरा है। अब इसने पूछा नहीं है कि परिसंघीय संविधान क्या है, बट आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड बनाने के लिए बताना पड़ता है कि परिसंघीय संविधान ये है। पहले आप बताओगे ना, तभी तो आप कह पाओगे कि 1935 में प्रोविजन थे जो परिसंघीय संविधान की स्थापना करते। तो सबसे पहले चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि मुझे इंट्रो में क्या लिखना है। तो देखो मैं बेसिकली कोई टफ चीज नहीं, डायरेक्टली आया। मुझे पता है कि इसमें एक डिमांड पहली है कि परिसंघीय संविधान को डिफाइन करना है, एक क्वेश्चन की डिमांड तो ये। सेकंड, अगला बताना है कि परिसंघीय संविधान 1935 के एक्ट में कैसे दिखाई देता है, वो कौन से प्रोविजन है जो हमें बता सकते हैं कि 1935 का एक्ट एक परिसंघीय संविधान की स्थापना कर रहा है। तो संक्षिप्त में एक काम कर सकते हैं कि परिसंघीय संविधान को डिफाइन करते हुए उसकी विशेषताएं, प्लीज आप देखो, अगर जो लोग अगर है तो जब आपको कोई बात बोलनी हो तो आप उसको क्या रखें, अनम्यूट रखें, अदरवाइज उसको म्यूट कर दें, क्योंकि वो साउंड आता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है। और मैं आप ही के लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपके साथ इसको दोबारा शेयर करूँ। कोई चीज अगर छूट जाए तो, या हो सकता है कई लोग हमारे साथ नहीं जुड़े तो उनको बाद में देखने को मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, पहला काम किया कि भाई परिसंघीय संविधान क्या है, जस्ट सिंपल। आप कोई भी स्पेशल आपके पास ऐसा नहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन लिख रखें, जो भी आपको समझ में आए आपने लिख दिया। सेकंड की थोड़ी विशेषताएं बता दो, ये कोई डायग्राम के थ्रू कि भाई परिसंघीय संविधान में बेसिक विशेषताएं ये होती है। अब ये इनका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको लिखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1935 के एक्टों के प्रोविजनों के साथ मुझे इन विशेषताओं को जोड़ना है। ठीक है ना, मुझे इन विशेषताओं को जोड़ना है। यदि ये विशेषताएं मिल गई इसका मतलब व्यवस्था की गई थी, और यदि इन विशेषताओं में कमी है तो इसका मतलब पूर्ण विशेषताएं या पूर्ण व्यवस्थाएं 1935 के एक्ट में नहीं थी। यही क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है ना, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनको जोड़ना है मुझे, किससे? क्वेश्चन की डिमांड से। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी है कि 1935 के एक्ट में परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया था, अर्थात कर दिया था मतलब कौन कौन से कोई प्रोविजन थे जो आपको परिसंघीय संविधान की स्थापना करते। तो पहले आपको बताना है कि परिसंघीय संविधान क्या होता है, उसकी ये विशेषता है, और इन विशेषताओं को फिर 1935 के एक्ट के साथ जोड़ना है कि 1935 के एक्ट में ये विशेषताएं थी जो आपके परिसंघीय संविधान की स्थापना करती है। ठीक है ना, तो वही आपको इसमें बताना है। तो देखो परिसंघीय, आपको बताता हूँ संघीय ढांचे का जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखो पॉलिटी के अंतर्गत, आप दो तीन कीवर्ड जरूर याद रखें जो आपके क्वेश्चन में बहुत बढ़िया काम करते हैं। जब भी संघीय ढांचे की बात आती है वहां एक कीवर्ड होता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि संघ और उसकी इकाइयों के बीच में, ये लिखा हुआ है मैंने लिखा है, संघ और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ठीक है ना, संघ और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये कीवर्ड आपको हमेशा जब भी आप संघीय ढांचे का क्वेश्चन किसी भी में लिखोगे तो आपको एक शब्द लिखना है कि संघवाद का मेन आधार होता है संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, और साथ साथ संघ और उसकी इकाइयां एक दूसरे के स्वायत्त और समकक्ष होती है, अधीनस्थ नहीं होती। यही तो परिसंघीय ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी कि हमारा जो सीएम है ना वो पीएम के अधीन नहीं है, ध्यान रखना।
हमारा सीएम पीएम के अधीन नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है। अमेरिका का गवर्नर किसी स्टेट का अमेरिका के प्रेसिडेंट के डायरेक्टली अधीन नहीं काम करेगा। वो जिन सब्जेक्टों में उनमें डिवाइडेशन होता है, जिन सब्जेक्टों में उनमें विभाजन होता है, उन सब्जेक्टों के विषयों पर वो एकदम इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भूमि सुधार कानून, भूमि भूमि किसका पार्ट है? राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर उस राज्य का सीएम सुपीरियर होता है, तो वो किसी पीएम के अधीन नहीं होता। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि संघीय सांचे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि एक तो शक्तियों का विभाजन और दूसरा स्वायत्त एवं समकक्ष, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कलीज टाइप होते हैं, इक्वल। ऐसा नहीं है कि सीएम है वो तो चलो हमारा पीएम ऑल ओवर इंडिया का एक पीएम होता है, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसको हम सम्मान देते हैं, लेकिन सीएम अपने आप में इक्वल होता है उसके उस राज्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि अधीनस्थ नहीं होगा। हाँ वही तो, वही हम बात बोले केंद्रीय जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। वही हम बात करें कि केंद्रीय टेरिटरीज होती हैं, वहां पर जो आपका उपराज्यपाल होगा या कोई भी होगा वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड होगा होम मिनिस्ट्री के, वो एक तरह से अधीनस्थ के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो केंद्रीय आधारित है, वो केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में है, जबकि संघीय ढांचे के अंतर्गत आपका राज्य एकदम स्वायत्त। ये चीज थोड़ा सा आप हमेशा रखना अपने कॉन्सेप्ट। तो मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दे दिया और मैंने एक जस्ट डिफाइन कर दिया कि फेडरल सिस्टम ये है और इसकी विशेषता है, ये आप चार्ट से दिखा सकते हो, आप डायग्राम बना के आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे लिखें। ठीक है, तो यहां तक इनका लिखने का अपना एक महत्व है, क्योंकि मुझे इन्हीं के आधार पर बताना है कि कैसे 1935 का एक्ट आपकी इन विशेषताओं को करता है। तो देखो अब कौन कौन सा मैंने विशेषता बताई, शक्तियों विभाजन, तो क्या आपके 1935 के एक्ट में शक्तियों विभाजन था या नहीं था? था बिल्कुल। इस अधिनियम में आपको पता है संघ और राज्य देशी रियासतों के बीच में शक्तियां विभाजित थी। जैसे संघीय विषय पर हम कह सकते हैं कि 59, राज्य विषय पर अगर देखें 40, 54 और समवर्ती पर ही है, और वे अपने कानून बना सकती थी इसमें, इसमें वो स्वायत्त थी। अभी मैं वो दोस्तों वो प्रोविजन बता रहा हूँ जो विशेषताएं हमने की थी, ये प्रैक्टिकली कितना हुआ वो अलग पॉइंट है, उसको छोड़ दो। अभी हमें जस्ट ये बताना है कि 1935 के एक्ट में वो कौन से प्रोविजन थे जो आपके परिसंघीय ढांचे की या परिसंघीय संविधान की स्थापना करते। सेकंड, परिसंघीय ढांचे की सबसे खास विशेषता होती है लिखित संविधान, क्योंकि उसमें शक्तियों का विभाजन लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं संघीय ढांचे की खास विशेषता क्या होती है, लिखित संविधान। तो क्या 1935 का एक्ट लिखित संविधान था या नहीं था? क्योंकि उसमें 10 शेड्यूल और 321 धाराएं थी। जस्ट सिंपल लिखो, दिखावा नहीं, बस जस्ट सिंपल, जैसे क्वेश्चन ने बोला है आपको उसी फ्लो में लिखना है, उससे ज्यादा ना तो लिखना है ना कम लिखना है। ठीक है, नहीं तो आप सभी जानते हैं 1935 के प्रोविजन अगर देखोगे तो 50वां प्रोविजन है। हमें उन 50वां प्रोविजन से काम नहीं, हमें उन प्रोविजनों से काम है जो प्रोविजन आपके संघीय ढांचे की स्थापना में सहायक है। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहना है कि 1935 के एक्ट ने स्थापना की थी एक परिसंघीय ढांचे की जो इस प्रकार है, और वो इस प्रकार है। पहला हो गया शक्ति विभाजन, दूसरा लिखित संविधान, ये संघीय ढांचे की खास विशेषता होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक मिनट में, इसके अलावा आपको देखो राज्यों की स्वायत्तता, क्योंकि संघीय ढांचे में मैंने बोला कि राज्य स्वायत्त एवं समकक्ष है, तो आपने देखा होगा इसमें राज्यों के अंतर्गत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और एक स्थायी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की व्यवस्था इस एक्ट के अंतर्गत की गई थी, 1935 के एक्ट के अंतर्गत। ये आपने प्रोविजन पढ़ा होगा, कोई बड़ा डिफिकल्ट प्रोविजन नहीं है, सभी जगह प्रोविजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड, आप सभी जानते हैं द्विसदन व्यवस्था। हालांकि द्विसदन व्यवस्था की विशेषता इन्होंने 1999 में की गई, लेकिन इस समय भी आपके केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं थी, क्योंकि दो सदन थे। और नॉर्मली आज भी हमारी संघीय ढांचे में जो दो सदन है, राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा अच्छा, एक संघीय न्यायालय, क्योंकि ध्यान रखना संघ और उसकी संघीय शासन की विशेषता होती है कि एक संघीय न्यायालय हो जो संघ और राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो उसको रिजोल्व कर सके। तो क्या 1935 के एक्ट में था? बिल्कुल था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखो ये क्वेश्चन हमें अभी 150 शब्दों में लिखना था, इसलिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में कर दिया। यही क्वेश्चन यदि आपको 250 में लिखना हो तो इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार कर देना, पॉइंट आपको यही देने। लेकिन अगर 250 में लिखना हो तो इसको थोड़ा एग्जेजरेट कर सकते हैं, थोड़ा और एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपको 150 में लिखना होता तो ये पॉइंट आपको लिखने। कई बार हम आंसर में क्या करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट लिखने लग जाते हैं, 1 2 3 4। जब तक ध्यान रखना, यदि आपके पास मुद्दे हैं, इश्यूज है, जैसे एक में ये आपके सब टॉपिक है, मुद्दे हो गए,
जब तक आपके पास ये है तब तक आप क्या करो, तब तक आप कोशिश करो कि हेडिंग सब हेडिंग में ही आंसर दे, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आपके पास मान लो समय का अभाव है तब डायरेक्टली आप पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि प्रैक्टिस करते समय आप हेडिंग सब हेडिंग में ही आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं ही कॉपी चेक करता हूँ, कोई भी कॉपी चेक करता है, कोई भी, जैसे मैंने कई लोगों के साथ डायरेक्टली रिजॉल्व होकर उनके साथ जुड़ के देखा कि आप कॉपी कैसे चेक करते हो, तो उन्होंने बोला कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमारा टारगेट रहता है हम पॉइंटों को पकड़ते हैं, क्वेश्चन की मेन डिमांड होती है कि क्वेश्चन के ये 5 पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे 5 पॉइंट पकड़ने कि भाई संघीय ढांचे की 5 विशेषताएं कम से कम इस क्वेश्चन में होनी चाहिए, तो वो फटाफट इनको क्लिक करता है आपके इन पॉइंट पर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इन पॉइंटों को हमेशा आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है, तो कोशिश करो कि आप इन पॉइंटों को जरूर देखें, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े प्लीज धैर्य रखें, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं अभी इसको कंटिन्यू बता रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो अभी तक आप मुझे बताइए जो हमारे साथ जुड़े हुए, देखो अभी तक हमारा टारगेट ये था, देखो आप अपना जो व्हाइट बोर्ड है उसको बंद रखें, क्योंकि उसका क्लिक आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ से परमिशन को है उसको रोक दूंगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आपको कोई चीज कहनी हो तो आप क्लिक कर देना एक बार कि मुझे कुछ कहना है, ठीक है, ठीक है, और अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी जो नए जुड़े हो प्लीज धैर्य रखो, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक मेरा जो लोग आप जुड़े हुए थे पहले, तो आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में कुछ डिमांड नहीं थी, क्वेश्चन ने सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड करी कि परिसंघीय ढांचा 1935 के एक्ट में कैसे स्थापित, तो मैंने बताया कि 5 परिसंघीय ढांचे की ये खास विशेषताएं होती है, जो परिसंघीय ढांचे की खास विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं आपके 1935 के एक्ट में दिखाई गई। अब वो आपको बताना ये थी जो मैंने आपको भी बताई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये बात तो सही है कि इस तरीके से यदि हम देखें तो ये 1935 का जो एक्ट है आपका, ये आपका परिसंघीय संविधान की स्थापना तो करता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर नहीं, क्योंकि अब आपको इसके दूसरे पक्ष पे जाना है। यदि आप इसके दूसरे पक्ष पे जाए बिना इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो भी ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से देखें तो 1935 के एक्ट में संघीय ढांचा लाया तो गया था, लेकिन कभी प्रैक्टिकली आ नहीं पाया। तो अब आपको वो प्रोविजन बताने हैं जो इसके परिसंघीय ढांचे को सीमित करते हैं, मतलब बस जो बताते हैं कि ये परिसंघीय ढांचा नहीं था। अब कौन कौन से प्रोविजन है, देखो एक तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, आप कह रहे हैं कि हम शक्ति विभाजित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो आपने किसको दे दी, वायसराय के पास दे दी, जबकि संघीय ढांचे में था कि संघ और उसकी इकाइयों के बीच में पूरा शेयरिंग होना चाहिए, जो आपने पूरी तरह नहीं किया। सेकंड, संघीय न्यायालय, संघीय ढांचे की खास विशेषता होती है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए जो अंतिम अपीलीय न्यायालय हो, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, आप सभी जानते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसके द्वारा दिए गए डिसीजन अंतिम होते हैं। लेकिन 1935 के एक्ट में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था वो संघीय न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसका अंतिम अपीलीय न्यायालय लंदन की प्रिवी काउंसिल थी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय जो एक्ट था 1935 का, वो एक्ट ढंग से संघीय ढांचे की स्थापना करने में सफल नहीं रहा। अगला, राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी, वायसराय को ज्यादा पावर दे दी थी, वो गवर्नर को भी कंट्रोल में कर रहा था, राज्यों की शक्ति को भी कंट्रोल में कर रहा था, तो आपका वो वाला पार्ट भी आपने यहाँ क्या कर दिया, उसको भी काउंटर कर दिया, उसको भी खंडित कर दिया। लेकिन संघीय व्यवस्था कभी व्यवहारिक ही नहीं हो पाई, क्योंकि आपने जो कंडीशंस रखी थी उन कंडीशनों को देशी रियासतों ने शामिल ही नहीं किया, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि संघीय विशेषताएं या संघीय जो सिस्टम था, फेडरल सिस्टम था, वो फेडरल सिस्टम कभी आपके इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि आपने देशी रियासतों की स्वेच्छा पे वो छोड़ दिया। अब देशी रियासतों की स्वेच्छा पे छोड़ दिया तो शामिल होना उसमें नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइन, अब देखो यहां तक मैंने ये पॉइंट बताए, देखो आपने बहुत सारे लोगों ने बताए, सारे पॉइंट आपने ही बताए, मैंने यहां तक सिद्ध करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन में कि देखो कि आपने व्यवस्था की थी लेकिन व्यवहारिक नहीं हो पाया, अर्थात मैं पूरी तरह ये नहीं कह पाऊंगा कि आपने संघीय ढांचे को स्थापित किया, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाया। तो अगर मुझे क्वेश्चन, मैंने डायरेक्टली इसमें लिखा है कि आप डायरेक्ट चर्चा कीजिए, अगर मैं क्वेश्चन लिखता इसका मूल्यांकन कीजिए, तब भी हमारे पास यही पॉइंट होने चाहिए थे, क्योंकि आप मूल्यांकन में भी ये देखते कि देखो इसने किया, इन्होंने जैसे उन्होंने ये काम किया था लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो, ठीक है। अब बात है हमेशा कंक्लूजन में, क्वेश्चन का कंक्लूजन थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन के रूप में काम करना, क्योंकि डायरेक्टली ध्यान रखना, कोशिश करना कि आपके किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी चीज संभावना, कोई भी अगर ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकली आप प्रेजेंट स्थिति से उसको जोड़ सकते हो,
तो कोशिश करो कि निष्कर्ष में हमेशा उसकी प्रेजेंट स्थिति को जरूर बताएं, या उसके कोई आपकी फ्यूचरिस्टिक चीज हो उसमें, उसके बताएं। अगर कोई चीज, कोई क्वेश्चन में आपने चुनौतियां बताई है सब, तो उनके समाधान बता सकते हो निष्कर्ष में, पूछे नहीं हो लेकिन फिर भी बता सकते हो। तो यार जस्ट कुछ नहीं लिखा, सिंपल से लिखा है कि देखो ये बात सही है कि 1935 के एक्ट में प्रोविजन तो थे लेकिन व्यवहारिक नहीं हुआ, फिर भी भारतीय संविधान का बड़ा मार्गदर्शन इस 1935 के एक्ट में किया था। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान का बहुत बड़ा पार्ट आपके 1935 के एक्ट से था। तो मार्गदर्शन करने में इसने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए मैं इसको पूरी तरह खारिज नहीं करूंगा कि कोई काम की चीज नहीं थी, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी 1935 का एक्ट। तो मेरा कहने का मतलब आप और भी तरीके से इसका कंक्लूजन कर सकते हो कि इसने भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है कहीं ना कहीं उसको एक आईना दिखाया, एक गाइडलाइन दी, एक मार्गदर्शन किया कि भाई एक ऐसा संघीय ढांचा होना चाहिए। हो सकता है कि उस अधिनियम में उन्होंने एक कल्पना तो की, उन्होंने एक सिस्टम तो लाए, प्रैक्टिकली होना ना होना अलग पॉइंट था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि प्रैक्टिकली संभव था। लेकिन आजादी के बाद तो वो सारी परिस्थितियां थी जो प्रैक्टिकली संभव था, इसलिए भारत ने 1935 के एक्ट के अंतर्गत जो फेडरल सिस्टम की विशेषताएं थी उनको एक्सेप्ट किया और कनाडियन फेडरल सिस्टम को स्वीकार किया, लेकिन एक मार्गदर्शन के रूप में इसने भूमिका निभाई। तो ये था। अभी आप लोगों के इस क्वेश्चन में भाई क्या और चाहिए, क्या और ऐड होना चाहिए, इसमें और भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की बेसिक डिमांड ये थी। ठीक है, अब आप बोलिए। यस, बोलो बोलो। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कंक्लूजन लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लिखना चाहिए या मतलब। यार कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में जब हम कहीं भी, जैसे मैं आपको कोई चीज बता देता हूँ, जब हम कोई मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हो ना, तो लास्ट में एक कंक्लूजरी स्पीच दिया जाता है। लेकिन मैंने कई जगह देखा है कंक्लूजरी स्पीच होता है ना, वो बताता है कि आज हमने मुद्दा पूरा डिस्कशन किया, इसका ये मूल्यांकन किया, सब कुछ किया, अब इसमें हमें और क्या आगे ऐड करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी मीटिंग होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मीटिंग्स होती है, उसमें भी मुद्दे पे मीटिंग हुई, मुद्दे पे मीटिंग होंगी, उसके पक्ष विपक्ष होंगे, लास्ट में कंक्लूजरी उसमें आता है, स्पीच लिखा जाता है, उसमें हमेशा ये लिखता है कि हम आगे ये और करेंगे। ठीक है ना, आगे हमारे प्लान। तो कोशिश करो कि अगर आपका निष्कर्ष पॉजिटिव है, क्या तरह आशा करना कि पॉजिटिव ही रहे, जब तक कि क्वेश्चन के हिसाब से जरूरत ना हो नेगेटिव। निष्कर्ष हमेशा एक तरह से पॉजिटिव रहना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव देने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट आया ना, तब भी उसका सुझाव उसमें डाल के जाइए लास्ट। और सर अगर कोई मतलब जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उनकी कोई मतलब जैसे नीतियाँ होती है उनकी, जैसे हम एग्जाम के टाइम पर उसकी कुछ मतलब अगर कोई गलत पॉइंट होते हैं तो उनकी सीधे एकदम प्रत्यक्ष तौर पर बुराइयां कर सकते हैं या फिर थोड़ा मतलब मीडियम मार्क मतलब लेना होगा, मध्यम मार्क। देखो एक चीज ध्यान रखना है ना, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना इसमें कि जब भी आप कोई भी नीति की बात कर रहे हो, मध्यम मार्ग नहीं, कोई भी नीति की बात कर रहे हो, तो उसकी एक तो तार्किक आलोचना कर सकते हो, आलोचना करो तार्किक। और सेकंड, उसका बिना सुझाव दिए अगर आपने छोड़ा है तो गलत बात। अगर आप किसी भी पॉलिसी की आलोचना करते हो ठीक है, बट उसका कोई समाधान तो बता के जाओ कि देखो इसमें ये कमी रह गई थी, यदि हम ऐसा करते तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, और कोई? यार इसमें शायद ये 10 मिनट में लैप एंड हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक सेटिंग में इसमें वो काम नहीं किया। ठीक है, तो देखते हैं 10 मिनट के बाद अगर एंड होगी, मैं रीसेंड आपको एक लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि सर जैसे आंसर राइटिंग का तो ये हो गया, लेकिन सर मेंस का जैसे कुछ टॉपिक क्लियर करने हो तो वो वीडियो के माध्यम से करें या सिर्फ बुक्स काफी है। नहीं देखो, टॉपिक कुछ बुक्स तो पढ़ सकते हो आप, जहां तक कोशिश करो बुक से पहले पढ़ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को आप वीडियो के थ्रू देख करके क्लियर कर सकते हो, उस टॉपिक ज्यादा नहीं, केवल उसी टॉपिक को जो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और सर मेंस के नोट्स बना लूँ सबके। कोशिश करो कि अगर बना लो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? कुछ लोग तो अभी हेलो। नहीं जुड़े लास्ट में। सर सॉरी ज्वाइन करने में लेट हो गया। अच्छा कोई ना, आज पहली बार था, मुझे भी आज ज्यादा इसका आइडिया नहीं है कि कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे चलाते हैं, लेकिन जी कोशिश सर। करेंगे कि इसको हम कर लेंगे पूरा। वैसे मैंने रिकॉर्ड भी किया गया है, आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सर ये आपका GS2 का मॉडल आंसर आप दे रहे हैं?
मैंने हाँ GS2 के अंतर्गत डे 2 का मैंने एक आंसर बताया था आपको, एक क्वेश्चन का, और पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं इसको कैसे मेरे अकॉर्डिंग में ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे एक आंसर आपको लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन की देखो बेसिकली, फिर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ विद इन, ध्यान रखना 7 मिनट के बाद ये मीट ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, इमीडिएट इसको जुड़ जाना आप, ठीक है, इमीडिएटली। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन की डिमांड को समझाना मेरा पहला टारगेट था कि आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। अगर किसी को क्वेश्चन की डिमांड समझने में कोई भी डाउट है तो हाथ पूछ ले एक बार, किसी को भी प्लीज पूछ ले एक बार कि मुझे क्वेश्चन की डिमांड समझ में नहीं आई। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, लेकिन ध्यान रखना ये चीजें प्रैक्टिस से आपकी हैबिट में आएगी। आप कहें कि सर एक दिन में मुझे सब कुछ होना है, एक दिन में आपका संभव नहीं, ठीक है। हेलो। तो किसी को समझ में आ गई कि इसकी डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की कैसे करना था? हाँ सर, समझ में आ गए। आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर ये चर्चा कीजिए, मतलब चर्चा का मतलब होता है जस्ट बेसिक्सली आपको उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। जैसे मैं और आप में एक मुद्दा हुआ, हम मैं और आप दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, और मुद्दा था कि क्या भारतीय संविधान 1935 का एक्ट या परिसंघीय ढांचे की विशेषता कहता है, तो आप कहेंगे हाँ। पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि परिसंघीय ढांचा होता क्या है, उसकी ये विशेषता होती है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, 1935 के एक्ट ने ये विशेषताएं इंप्लीमेंट की थी। फिर मैं बोलूंगा नहीं, उसमें ये कमियां भी थी। फिर दोनों मिलकर सजेशन दे देंगे कि नहीं, इसका इफेक्ट ये पड़ा। बस खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था सर, हम्म। कि सर अगर आप ना सभी क्वेश्चनों के पिछले जो वर्ड्स होते हैं, यस। अगर उस पे आप सर थोड़ा बहुत चर्चा कर दे 5-10 मिनट पहले ना, तो सर एक आइडिया लग जाएगा कि वाकई उसका सही अर्थ होता क्या है। मैंने क्वेश्चन देते समय भी, मुझे कई बार मैं भूल जाता हूं, मैं क्वेश्चन देते समय थोड़ा सा उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, छोटा सा। मैं जस्ट आपको एक हिंट प्रोवाइड करवा दूंगा कि इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करनी कैसे। जैसे कई लोगों ने वो एक डे 5 का ही क्वेश्चन था शायद, कि बहुसांस्कृतिक जो जो भारतीय कल्चर है उसमें जाति कैसे इरेलेवेंट होती जा रही है, उसी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो उसको मैंने बताया कि उसको इस तरीके से देखना है कि कैसे कैसे जाति का महत्व हमारी संस्कृति में। हेलो। और कोई डाउट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। हेलो। तो सर वो कहने का मतलब पिछले वर्ड पे चर्चा कर देते तो सर एक आइडिया लग जाता कि हाँ लिखना क्या है। डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन के साथ मैं करूंगा चाचा, ठीक है। जी। हेलो नेक्स्ट। हाँ 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 बोलिए। सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं मेरे पास छोटे मोटे डाउट है, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मॉडल आंसर बनते कैसे हैं? कोई आंसर मॉडल नहीं होता, वह आंसर जो क्वेश्चन की डिमांड कदम कंप्लीट कर दे, प्रेजेंटिंग सिस्टमेटिक हो, वही आंसर मॉडल आंसर होता है। कोई आंसर मॉडल नहीं, ठीक है तो ना। सर हमें हम हमें थोड़ा आपको, थोड़ा जैसे मैंने कंफ्यूजन आंसर इस चीज। लिखा है तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें इतने आयाम हो सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा एक अच्छा। आइडिया देने के लिए इसको प्रेजेंट किया जाए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने लॉन्ग नोट्स बना लिए हैं, तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स भी बना सकता हूँ क्या? उसको बात, जैसे मान लो एक चीज में बताओ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते, जैसे आपने पूरा यहाँ लिखा है, पूरा ये आपका पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। आपको ओके। यहाँ उसकी हेडिंग दे देंगी साथ में, जैसे कई जगह पेंसिल से हेडिंग देते हैं। अब पता नहीं आपने स्पेस छोड़ा नहीं छोड़ा, लेकिन ज्यादातर हमारी ये रणनीति होती है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, पूरा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हेडिंग दे दूंगा कि जैसे मैंने इसमें क्या किया, परिसंघीय ढांचा, ठीक है ना। मैं यही एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ये परिसंघीय ढांचा हो गया, ये क्या किया है मैंने, विशेषताएं, ठीक है ना, ये एक हेडिंग ये हो गई। अगला मैं इस पे गया, मैं लिख दूंगा 1935 के एक्ट की विशेषताएं, ठीक है ना, तो ये ठीक है। 5 विशेषताएं होगी। तो इस तरीके से आपके डिटेल नोट्स के साइड में ही सब टॉपिक हेडिंग कीवर्ड करके उसको सॉर्ट कर, ताकि आपको याद हो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसको पूरे नोट्स पढ़ने बैठे तो डायरेक्ट गए कि परिसंघीय, तो मनन करना है कि परिसंघीय की विशेषताएं क्या है, वो सब इधर लिखी होगी। जैसे परिसंघीय मन में आया, आपको इसका डेफिनेशन आपको पता हो जाना चाहिए बस, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट इतना ही, यही होते हैं नोट्सों का तरीका हमेशा, कि आप ऐसा नहीं है कि अलग हर बार अलग अलग नोट्स बनाए, वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा सिर्फ इतना सा ही करना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा भी। यस मैम। सर मैं कुछ टाइम से आंसर राइटिंग नहीं कर पाई जब डे 1 से, तो अगर मैं हाँ अभी जैसे 2 दिन के अंदर कंटिन्यू करके डे 1 से लेके डे 5 तक का सारा लिख के अगर सबमिट करूँ तो वो चेक हो जाएगा? नहीं, आपका ध्यान रखना, हमने ये बैच का इसका सिस्टम ये नहीं रखा कि आप हमारे शेड्यूल, मेरा उद्देश्य है कि देखो शेड्यूल के आधार पर हम आपसे इसलिए नहीं बोलते नहीं हैं सर, ताकि आगे आप इम्प्लीमेंट कंटिन्यू। कर सके, ठीक है ना। यस सर। अदरवाइज आप जब जब तक 50 क्वेश्चनों की कॉपी नहीं भेजेंगे तब तक हम उसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। नहीं सर, कल से कंटिन्यू रहेगा मेरा, वो लेकिन मैं शेड्यूल इसलिए ट्राई बनाया करूंगी जाता है मैं मैडम, कल ही ताकि पूरा जैसे बना अब मैं दूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ और यदि आपने लिख रखा होगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते समय आपका माइंडसेट अलग तरीके से काम करे, ठीक है ना। हाँ जी। तो बाकी सर ऐसा नहीं है, आप कभी भी उसको शेयर कर सकते हो।
ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, यस, 50 नाम जरूर बोल हो दीजिए ना, जाने के मुझे तो बाद नाम याद रहे, कहीं आपका सिलेक्शन होगा तो ध्यान रहेगा। सर संध्या, हाँ, संध्या यस मित्र। श्योर। हाँ, अगर और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में, एक क्वेश्चन समझा है, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये कुछ मिनट में एंड हो हेलो जाएगी, सर। क्योंकि इसका मैंने वो नहीं लिया, अभी अपग्रेडेशन लेना पड़ेगा मुझे इसलिए। ठीक है, तो मैं सर आज ले लूंगा, आज पहली बार था तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। ठीक है सर मैं सर ये वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाई जब आप स्टार्टिंग में समझा रहे मैं थे, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड देख करके दे रहा हूँ, मैं आप देख लेना आराम से। एक्चुअली मैं समझा देता हूँ फिर भी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि भारतीय संविधान है वो किस तरीके से, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान का निर्धारण करता है, चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको ये पकड़नी है कि परिसंघीय संविधान क्या होता है, इसको आप इंट्रो में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसको बताए बिना आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को कि करना क्या है। जब तक आप इसको मेन मुद्दे को ही अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तब तक आपका क्वेश्चन पता ही नहीं चल पाएगा एग्जाम में को आप कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको कि परिसंघीय ये होता है, और साथ में चूंकि मुझे 1935 के एक्ट से विशेषताओं को जोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ विशेषताएं भी लिख दी। ठीक है ना, तो मैंने वो विशेषताएं लिख दी आपको। अब मुझे अगला मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे साबित करना है कि कैसे 1935 के एक्ट में परिसंघीय ढांचे की बात की गई थी। तो ये विशेषताएं 1935 के एक्ट में की गई थी, सख्त विभाजन, ये प्रोविजन मैंने 1935 के एक्ट से लिखी, जो मुझे कहते हैं कि नहीं 1935 का एक्ट एक परिसंघीय ढांचा है। ठीक है ना, एक पक्ष ये हो गया मुझे। दूसरा पक्ष मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ कमी इसमें थी इसलिए पूरी तरह परिसंघीय ढांचा नहीं था, तो मैंने इसकी वो दूसरी कमियां भी बताई है कि ये कमी ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाया, ये मैंने इसमें बता दिया। तो मेरा क्वेश्चन की डिमांड थी। अब निष्कर्ष में मुझे लिखना है कि ये बात सही है कि 1935 के एक्ट में प्रोविजन तो किए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी 1935 का एक्ट भारतीय संविधान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका में रहा, ये बात मैं निष्कर्ष में, बस इतनी सी। ठीक है मैडम, समझ गए आप? बस क्वेश्चन सिर्फ इतना कहता है। हम क्या करते हैं कई बार हम गलती क्या करते हैं, हो सकता है आपकी मीटिंग 30 सेकंड में एंड हो जाएगी, आपको मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, तुरंत ज्वाइन कर लेना इमीडिएट। ठीक है सर मैंने इसी पे आंसर भी लिखा है, लेकिन मेरा आंसर अभी तक चेक नहीं हुआ है। आपका आंसर शायद बीच में रह गया कहीं, या आपने मुझे लगता है कल भेजा है, ठीक है ना, इसलिए आपका चेक नहीं हो पाया, उसको मैं आज भेज दूंगा। ठीक है, सर परसों भेजा था। अच्छा, तो वो शायद मैंने उससे परसों से सुबह तक के कुछ चेक किए, ऊपर से मैं क्या सीक्वेंस लेता हूँ ताकि कोई कॉपी छूट ना जाए, तो उसमें आपकी आई नहीं थी तब तक, तो आज मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है, यस। तो सर मेरा भी चेक नहीं हुआ, आदित्य। हाँ, आदित्य आपका भी है, मतलब मैं आज कोशिश करूंगा सभी चेक हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब मंडे तक आपका कोई पेंडिंग नहीं रखेंगे, मंडे को आप बिल्कुल अपना नया छठे D6 का क्वेश्चन लिखना, D6 का। ठीक है, और हमारे ऐसा नहीं आएगा इसलिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, जी हो गया, अच्छा समझ में आया सर, बढ़िया एकदम। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था पॉलिटी के अंतर्गत, है ना, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए उसका। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप लोगों ने लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग क्वेश्चन की डिमांड को समझ नहीं पाए, कुछ लोग समझ पाए तो उन्होंने अच्छा लिखा, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए। एक और है ना, मैं एडमिट कर, यस। देखो क्वेश्चन, मुझे बताओ कितने लोग ऐसे थे जिनको समझ में आ चुका था कि मुझे लिखना क्या है। कितने लोग ऐसे थे जिनको समझ में आ गया था कि इसमें मुझे लिखना क्या है? मेरा सेकंड पार्ट गड़बड़ हो गया था, संवैधानिकता के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने ये बताया था आपको कि ये संविधानवाद कैसे इंपॉर्टेंट है, संविधानवाद की स्थापना। अच्छा सर एक मूल संरचना सर समझ में आ रहा था, संविधानवाद एक सीमित सरकार भी समझ में आ रहा था सर, इसी की इर्द गिर्द घुमा के लिखा। हाँ, एक्चुअली में क्या किया आप लोगों ने, मूल एक तो बेसिक स्ट्रक्चर के एक पेज तो उसी से भर दिया था। ठीक है ना, आप बेसिक स्ट्रक्चर को वो केशवानंद भारतीवाद, जो भी इतने एक्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के केस आए थे, एक्चुअली में वो क्वेश्चन की डिमांड थी नहीं। आपको जस्ट पहले पैराग्राफ में डिफाइन करना था कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, वो आप छोटा सा संक्षिप्त करके उसको बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड पैराग्राफ में आपको जानना था कि संविधानवाद क्या है, तभी तो आप बताओगे। देखो क्वेश्चन को कभी अमूर्त मत छोड़ो, अमूर्त का मतलब उसको आप डिफाइन किए बिना मत छोड़ो।
जी इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको एक तो रिव्यू करना है। रिव्यू को मतलब थोड़ा सा देखना है कि बिल्कुल ही सही बात है या नहीं है, या कुछ इसमें सीमाएं थी या कुछ दिक्कतें थी, वो भी देखनी है। जैसे मैंने क्या बोला, भारतीय संविधान का मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले तो क्या है, ये आपको डिफाइन करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली आपसे पूछ भी लिया। सेकंड है संवैधानिकता या संविधानवाद के लिए महत्वपूर्ण कैसे है या महत्वपूर्ण है या नहीं है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में डिफाइन। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन खुद अपनी आंसर क्या लिखना है उसको खुद बोलेगा। पहला बोला है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं थी। दूसरा बोला है संविधानवाद के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, तो दूसरा पैराग्राफ कनेक्ट कर दो कि संविधानवाद क्या है। ठीक है, ठीक है ना, ये बताएगा कि संविधानवाद ये है, और फिर उसके लिए आपको बताना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे संविधानवाद को बढ़ाता है, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर संविधानवाद की स्थापना में सहायक होता है या उसको स्थापित करता है, उसके लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है, वो आपको मेन क्वेश्चन की डिमांड में आ जाएगा। आपको प्रोविजन बताने हैं, वो फैक्ट देने हैं, वो तर्क देने हैं जो ये साबित कर दें कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधानवाद की स्थापना में सहायक होता है। एक छोटा सा काम आप चाहे तो उसमें एक कर सकते थे, जो मैंने नहीं किया। आप यहाँ एक तो चित्र बना दे संविधानवाद, ठीक है ना, और बेसिकली इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, क्या होता है, वो 4-5 विशेषताएं आप यहाँ ऐड कर सकते थे कि सीमित सरकार होती है, संविधान सर्वोच्च होता है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, ठीक है ना, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र हुआ, और मौलिक अधिकार होते हैं, सरकार और कार्यपालिका में चेक एंड बैलेंस का वो होता है, ये ऐसी खास विशेषताएं होती है। ठीक है ना, या रिव्यू की पावर जो सुप्रीम कोर्ट की, और संविधान वाले जहां पर संविधानवाद होगा वहां सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की पावर जरूर होगी। तो एक छोटा सा चाहे तो आप ब्रीफ लिख सकते थे, और इन्हीं विशेषताओं को फिर आपको ये साबित करना था कि ये विशेषताएं स्थापित करने में मूल स्ट्रक्चर क्या रोल निभाता है या नहीं है। वही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। तो बिल्कुल, ये एक तो संसद को ही सीमित कर देता है, तो संसद भी तो सरकार का पार्ट है, संसद भी तो राज्य की शक्तियों को सीमित कर देता है। तो संसद की शक्तियों को सीमित करता है, ये तो आप जानती हो कैसे करता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी संसद है कोई भी संशोधन नहीं कर सकती अपने आर्टिकल 368 की पावर का यूज करते हुए भी। ठीक है ना। दूसरी बात, कार्यपालिका ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर दे। तीसरा, संविधान सुप्रियर, बेसिक स्ट्रक्चर है वो संविधान को सुप्रियर बनाता है। कैसे कि जो संविधान में है ना, जो संविधान की मूल आत्मा है ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अर्थात संसद संविधान से ऊपर नहीं है जो उसको पूरा बदल। जब 1973 का केशवानंद भारती केस आया था, उससे पहले संसद सुप्रियर थी, वो संविधान में काफी हद तक चेंज कर सकती थी। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद संसद सुप्रियर नहीं रही। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसके बाद संसद है वो सुप्रियर नहीं रही। क्यों? क्योंकि संसद के ऊपर भी एक लगाम है। तो वो आप लिख सकते हो कि भाई संविधान की सर्वोच्चता कैसे स्थापित कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं है जरूर पूछना। मौलिक अधिकारों कैसे सुरक्षा कर रहा है, बिल्कुल कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकारों हम कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को दिक्कत खड़ी कर। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें डिफाइन किया था कि न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष होगी। और समन्वय संतुलन, ये हो गया। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हुए बताता हूँ आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। देखो, क्वेश्चन का स्टार्टिंग ये है दोस्तों, डायरेक्टली आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो न्यायपालिका की उपज है। कहीं संविधान में इसके बारे में बताई नहीं गई है कि कोई संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये जस्ट न्यायपालिका की उपज है। न्यायपालिका ने विभिन्न केसों के माध्यम से इंटरप्रिटेशन किया और बेसिक स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया। और वो कौन सा केस था आप सभी जानते हैं, केशवानंद भारती केस, जो अनडिफाइन है। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन न्यायपालिका ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इस चीज को समझो कि यदि न्यायपालिका बोल दे कि 5 पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर के फिक्स है, तो न्यायपालिका खुद लिमिट हो जाएगी। किसी भी चीज को डिफाइन करने का मतलब होता है उसको फिक्स कर देना, और जब आप फिक्स कर दोगे तो वो लिमिट में आ जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ही लिमिट हो जाएगा, तो संसद को कैसे लिमिट कर पाए? फिर संसद उसका कोई जुगाड़ निकाल लेगी। जैसे आपको पता था कि 1973 का जब केशवानंद भारती केस आया और आपने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, तो संसद ने क्या शक्ति का प्रयोग किया, जो भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन करता है उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे। ठीक है, क्योंकि 9th शेड्यूल है उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो संसद अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन कर देता
तो संसद कोई ना कोई तोड़ उसका निकाल, इसलिए संसद ने बोला नहीं ये अनडिफाइन है, और अनडिफाइन होने की वजह से मेरा जब भी मन करेगा मैं इसको, है ना, जब भी कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको, मतलब कोई भी प्रोविजन जो संसद ऐसा करती है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, मैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर ला दूंगा। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर परिभाषित, ठीक है। और इसमें क्या है, संविधान के मूल आदर्श, मूल तत्वों को समाहित किया गया है, जो संविधान जिन पे टिका हुआ है, संविधान जिन पे टिका हुआ है उनको इसमें शामिल किया गया है। जैसे एक दो एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट इसका ये आया था कि भाई, कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जजमेंट आया था केशवानंद भारती बात का, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो संविधान ने आपको संशोधन करने की पावर दी है। जैसे एक मकान आपने बनाया और मकान में कोई कमी है तो उसको संशोधित कर सकते हो, कोई दीवार का कोई विंडो खराब हो गई, कोई गेट खराब हो गया, उसको चेंज कर दो, लेकिन आप मकान को तोड़ दो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको संशोधन की पावर दी है लेकिन आप संविधान को ही बदल दो, वो नहीं चलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संशोधन आपका रहेगा लेकिन संशोधन संविधान की मूल भावना को ना तोड़ो। जैसे डेमोक्रेसी है, कल के जाके आपको पता है संसद में बहुमत आ गया बीजेपी का या कोई भी गवर्नमेंट का, और वो संशोधन कर दे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2035 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कर सकती है यदि बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी को नहीं डाला जाता तो। लेकिन आज बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार या संसद के उस डिसीजन को तुरंत नल एंड वॉइड कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये पैराग्राफ में जस्ट आपको ये दिखाया। अगला, ये सीमित शासन से होता है जिसमें संविधान सर्वोच्च होता है, यानी सीमित शासन की स्थापना करता है। संविधानवाद क्या है, सीमित शासन, जहां संविधान सर्वोच्च होगा, ठीक है ना। और शासन के बीच में ध्यान रखना, संविधानवाद का मतलब केवल यही नहीं कि सीमित शासन हो, संविधानवाद का मतलब होता है शासन के अंग, न्यायपालिका कार्यपालिका में चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है न्यायपालिका संसद पे कंट्रोल करे, कैसे करती है आप सभी जानते हैं कि संसद का कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर नहीं हो सकता। और दूसरी कि संसद भी न्यायपालिका कंट्रोल कर ले, कैसे करती है, कोई न्यायाधीश अगर उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग ला सकते हैं, ऐसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। तो संविधानवाद में चेक एंड बैलेंस है, उसकी विशेषता की गई है। संविधानवाद लिमिटेड करता है और संविधान को सुप्रियर करता है, ये मैंने इस दूसरे पैराग्राफ में आपको डिफाइन किया, ठीक है ना। और तीसरे पैराग्राफ से मैं बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इसको स्थापित करें, तो ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इस तरीके से ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी स्थापना करेगा, ठीक है, यहां तक लिख दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने थोड़ा सा और उसमें आगे ऐड करनी है कि सही बात है कि मूल ढांचे को स्थापना करने में, मूल ढांचा है वो संविधानवाद को स्थापित करता है जो कि अपरिभाषित है, परंतु इसको अनडिफाइंड रखना, न्यायपालिका की सक्रियता होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच में डिस्प्यूट का कारण बन रही है। आप देखते हो अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हमारे कानून मंत्री में कई बहस हुई है काफी, है ना। मतलब चाहे वो बहस, मतलब बहस तो बहस ही होती है, लेकिन डिस्प्यूट है आज सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में अपना बेसिक स्ट्रक्चर ला देता है, सरकार कुछ भी करेगी बेसिक स्ट्रक्चर ला देगा। दिल्ली वाले केस में भी सर, है दिल्ली वाले केस में भी अध्यादेश। हाँ, तो मतलब वो अलग, अब देखो किसी का इंटेंशन क्या है वो हमारा काम नहीं है, हमें बताना है कि देखो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो हुआ है, संघर्ष हुआ है, इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी संघर्ष बढ़ा है। और ध्यान रखना ये संविधानवाद को ही सीमित कर देता है, क्योंकि संविधानवाद क्या कहता है, समन्वय होना चाहिए, संघर्ष नहीं, ठीक है ना। तो ये एक सीमित लेवल पर मैंने इसकी थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर की एक सीमित लेवल पर कुछ सीमाएं दिखा दी। लास्ट में आपको लिखना है कि देखो कोई भी संसद हो, कुछ भी हो, हमेशा संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है उनके बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए और संविधान को सुप्रियर रखना चाहिए, क्योंकि संविधान ही प्रथम लोकतंत्र का मेन काम करता है। संविधान के जो मूल उद्देश्य है उनको हमेशा बचाए रखना चाहिए। इसको आप लिख के काम कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से इसमें एक बैलेंसिंग डिसीजन या एक बैलेंसिंग निष्कर्ष आप दे सकते हो कि दोनों में समन्वय होना चाहिए और संविधान को सुप्रियर रखना चाहिए। निष्कर्ष दूसरा भी लिख सकते हो आप कोई भी तरीके का, लेकिन ये ठीक रहेगा क्योंकि इसमें बैलेंस निकल जाए, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन को लिखने में आपको दिक्कत आती है? सर एक समीक्षा की जगह अगर मूल्यांकन बोलता है या फिर चर्चा बोलता तो कैसा ड्राफ्ट होता फिर? ध्यान रखना मूल्यांकन का मतलब होता है जैसे मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है ना, ये मूल्यांकन कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं समीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले देखूंगा आपने अच्छा लिखा है, आपका फ्लो अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगला ही मैं क्या लिखूंगा, इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, और फिर लास्ट में क्या लिखूंगा, आपको ऐसा करना चाहिए। ये होता है मूल्यांकन, ठीक है। वही क्वेश्चन का होगा कि ये क्वेश्चन में बढ़िया चीजें थी, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के बढ़िया बढ़िया पार्ट थे, इन्होंने ये बढ़िया काम किया, लेकिन कुछ इसमें ये कमियां थी,
और इनका समाधान अगर कर ले, अगर इनको बैलेंस रखा जाए तो आप अच्छा कर सकते। तो समीक्षा में ये होता है, समीक्षा चाहे आपसे क्रिटिकल रिव्यू पूछ लो, चाहे आपसे रिव्यू। क्रिटिकल में क्या है कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा और समय, मतलब आलोचना को थोड़ा विस्तार से देते हैं। समीक्षा में क्या है, थोड़ा कम विस्तार से रखते हैं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम बता सकते हैं। बट ये चीजें डिपेंड करती है क्वेश्चन की डिमांड। सर संवैधानिकता और संवैधानिक नैतिकता डिफरेंस रहता है क्या हाँ दोनों में? बिल्कुल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होती है। एक्चुअली में ध्यान रखना, संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान के मूल आदर्श, ठीक है ना, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय। लेकिन संविधान बाद का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट है वो संविधान से लिमिट हो, संविधान से ऊपर ना हो। जैसे सुप्रीम, जैसे चाइना की मैं बात करूं तो चाइना हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर ले कि मैं सामाजिक न्याय को कर रहा हूं, लेकिन चाइना में संविधान को कभी बदल सकते हैं, रशिया में संविधान को कभी बदल दिया जाता है, क्योंकि वह संविधान के अनुसार शासन तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब है कि आप संविधान को जब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कोई विशेष चीज ना हो। हमारे यहाँ संविधान को चेंज कर ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो दोनों में थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस है। क्वालिटी आती यहाँ पर तो मोस्टली मैं बताता है कि सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे बेसिक स्ट्रक्चर करवाता है, स्वतंत्रता को बनाए रखने में कैसे बेसिक स्ट्रक्चर भूमिका निभाता है, मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में कैसे भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। तो वो सोशल मॉरलिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आ, ठीक है ना। थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई डाउट आपका? सर एक क्वेश्चन आपने उसमें दिया था, भारत में कृषि सुधारों की दिशा में किए गए प्रयास मतलब अत्यधिक धीमे रहे हैं, भारत में कृषि सुधारों की मंद प्रगति के कारणों की चर्चा की है। तो कौन सा सर क्वेश्चन था मैडम? जैसे मैडम थोड़ा दोबारा बोलो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन था, भारत में कृषि सुधारों की दिशा में ओके किए ओके गए। ओके ओके ओके, हाँ भूमि सुधार सर वाला। तो वो, हाँ सर, वो भूमि सुधार से रिलेटेड था ना सर? हाँ। सर तो उसमें जो भी हमें डालना है, तो हम जैसे मैंने फ्रेमिंग किया था, मैं सबमिट नहीं कर पाई हूँ अभी आंसर। कोई तो दिक्कत उसमें नहीं है। तो उसमें मैंने फ्रेमिंग में ये डाला था, आजादी से पहले के और आजादी के बाद का। जैसे हाँ आजादी से पहले इजारादारी व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है रैयत बाड़ी था। तो ठीक है। सर इनको भी हम उसमें डाल सकते हैं ना, मेंशन कर हाँ सकते हैं? देखो, क्वेश्चन ये आगे आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मतलब मैंने भी थोड़ा आइडिया दिया है इसमें। कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर लिखा था इसको, ज्यादातर लोगों ने बढ़िया आंसर लिखा आप लोगों ने, ठीक है ना। जी तो मैडम एक्चुअली में क्या है कि देखो, वो भूमि सुधार वाले में सबसे पहले तो आपको भूमि सुधार के मेन थीम को बताना है, एक्चुअली भूमि सुधार ही क्या है, ठीक है ना। तो जी कई बार हमारे मन में क्वेश्चन चलता रहता है कि मैं स्टार्टिंग कैसे स्टार्टिंग करूँ। जस्ट सिंपल कि है क्या है इसको बता दो एक बार, ठीक है ना। या कोई उसका एम है तो उसको बता दो, कोई उसका उद्देश्य है, कुछ भी है उसको बता दो, इंट्रो जी में इस तरीके से कर दो। अब वो कह रहा है कि भूमि सुधार तो आपने किए हैं, तो वो पहले बता रहे हैं। अब उसमें आप थोड़ा चाहे तो संविधान से पूरक के ले सकते हो, चाहे संविधान बाद में ले सकते हो, संविधान के बाद के ले सकते हो, या स्वतंत्रता के बाद के ले सकते हो, दो आयामों हाँ पर उसको ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सर, जैसे उनको बताना क्या। यस मैम। सर जैसे इसमें आजादी के बाद वालों में सर, अगर जैसे हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर टाइप का बना के सीधे सीधे लिख दें, पॉइंट मतलब एज अ पॉइंटर लिख दें सर, जैसे बिचौलियों का अंत करना, जैसे लगान का नियमन हो देखो गया, आप ये स्वास्थ्य पॉइंट सामाजिक लिखो, बिचौलियों का अंत करना, तो आप लिखा लैंड एलिमिनेशन, मतलब क्या बोलते हैं हाँ उसको, जमींदार एलिमिनेशन, जमींदारी एलिमिनेशन एक्ट लेके आए, और एग्जाम्पल दे जी देना जैसे राजस्थान सरकार लेके आई वो एग्जाम्पल। उससे क्या है हाँ कि सर क्वेश्चन, ध्यान ये रखना आपने लिखा जी बिचौलियों की समाप्ति, ये अमूर्त है, इसको जी मूर्त कन्वर्ट कर दो, एग्जाम्पल देखिए, ठीक ओके है ना। क्वेश्चन में कभी भी कोई हेडिंग, सब हेडिंग, टॉपिक कुछ भी दो आप, उसको अमूर्त मत छोड़ो। हम क्या सर। और जल्दीबाजी में लिख के जैसे आते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट, उसका एक एक एग्जांपल या कुछ न कुछ उसको थोड़ा सा हिंट दे के आओ, ताकि वो अमूर्त से मूर्त में कन्वर्ट हो जाए, ओके सर। ठीक है। सर और जैसे कोई हम डाउट? लोग सर हम लोग जैसे इकोनॉमी में क्वेश्चन के आंसर की फ्रेमिंग करते हैं, तो मतलब अपने इंट्रोडक्शन में ही काफी अंदर जो लिखने वाले हैं उसकी एक समीक्षा टाइप दे देते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चनों में भी वही करें, जैसे हमारा 50 वर्ड का अगर बन जाता है इंट्रोडक्शन, तो वो ठीक रहेगा? देखो क्वेश्चन, इकोनॉमी में क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन लिखना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप एग्रीकल्चर वाला लिख लो तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट लिख दो उसमें, कि भारत में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इतने लोगों को रोजगार देती है, इतना जीडीपी में रोल निभाती है, और इतना इसका निर्यात में रोल। बस आपका फैक्ट के साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं, अगर 150 का पूछा है तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन 30 से 35 में जाना चाहिए, 50 कुछ ज्यादा हो जाते हैं। अगर 250 का है तो आप उसको 2 पैराग्राफ तोड़ के कर सकते हो, 25-25, ठीक है ना। ठीक। लेकिन एक पैराग्राफ बहुत लंबा दिखता है ना, वो थोड़ा सा इंप्रेस अच्छा नहीं डालता। ओके सर। और किसी को डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? सर ये जो सर क्वेश्चन आप समझा रहे हो ना,
उसमें जैसे दो में ये विभाजन है सर, मतलब क्वेश्चन का। एक तो भारतीय संविधान की मूल संरचना संरचना क्या है, दूसरा है संवैधानिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यस। सर इसमें जैसे आपने लिख दिया कि 200 वर्ड में लिखना है, हाँ, तो 200 वर्ड में लिखना है तो दोनों को बराबर वेटेज दूं, या ना अगर ना ना, थोड़े में वो ध्यान रखना, ऐसे थोड़े इस में बात को वो ध्यान रखना थोड़ा सा, इसलिए आपको समझना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमेशा आपसे पूछा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको जस्ट आप एक पैराग्राफ में छोटा और एग्जांपल देके 2 पैराग्राफ, वो एक इंट्रोडक्टरी टाइप में पूछा है आपसे। क्वेश्चन तो की मेन सर डिमांड अगली वो है, आपसे पूछा है कि संविधानवाद की स्थापना में इसका रोल क्या है, तो रोल को ज्यादा बताना है, उसके मैथ को ज्यादा बताना है, ठीक है। तो वो सर एवरेज होता इसमें है आपका 80-20 ऐसे करके, ठीक है सर इस ना। हाँ आंसर में मैंने लिखा था मूल संरचना का विकास। सर ये गलत है, मतलब हाँ, ये मैंने तो जो आपने बता शायद लिखा दिया। था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूल संरचना का अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको विश्लेषण कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का वो चीज होती, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करके समझाइए बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उनको बहुत एक्सरेट करके लिखते। वो क्वेश्चन आपको जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बस एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, ठीक है ना, समझ चुके। अब आपका क्या है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कम पड़ गया, समझे, आपने लिखा था ना उसमें, दूसरा पार्ट आपने कम कर दिया जो उसकी मेन डिमांड है, ठीक है। तो आपको उसका ओरिजिन, उसका उद्भव, उससे ज्यादा काम नहीं है, आप डायरेक्ट बताओ बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और कोई किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से? सर आपने जो दोनों आंसर्स बताए हैं पॉलिटी में, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, समझ में आ गए। अब मतलब उनसे लग रहा है कि कर तो सकते हैं, लेकिन सर सबसे ज्यादा डर ना GS2 के पॉलिटी के क्वेश्चन से ही लगता है। मतलब हम GS1 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे ऑप्शन, एक्चुअली लेकिन में GS यस यस, ये एक बात ध्यान रखना, GS2 पॉलिटी के क्वेश्चन में थोड़ा वो ना बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं, तो आपकी एक बार ना हम डालेंगे, PYQ ही ले रहे हैं हम तो, PYQ जो धीरे धीरे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, कैसी भी लैंग्वेज घुमा के आपको पकड़ना है कि पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट को पकड़ना है, मेन थीम को पकड़ना है, क्वेश्चन जानना क्या चाहता है, ठीक है ना। वो चीजें मैडम थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जी सर, तभी मैंने आंसर्स लिखे हैं, तो आप जब चेक करेंगे तो थोड़ा तो ये लगेगा कि हाँ ये ठीक नहीं, करना आप पाए। लोगों ने सबने बढ़िया लगा, और अभी अब ये मत सोचना कि देखो यार कोई, कुछ लोग आपको मुझे लगता है बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ लोगों के आंसर बढ़िया आते हैं, कुछ लोगों को मुझे लगता है हाँ ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग कर रहा है वो धीरे धीरे अपने उस लेवल पे पहुंच जाएगा। जरूर नहीं कि आप पहले दिन ही उसी लेवल पे पहुंच जाए, पहले दिन में कोई उस लेवल पे नहीं पहुंचता, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। जी सर, सर इस जैसे मतलब कर तो थोड़ा पहले से है, लेकिन GS2 से हमेशा से डर लगता नहीं, रहता है, GS2 में अच्छे इसलिए नंबर नहीं ला सकते हो, थोड़ा प्रॉब्लम। सा एक बार में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आपकी थॉट होनी चाहिए। एक्चुअली में आज तक आप जैसे ज्यादातर लोगों को देखा होगा जिसका PSI ऑप्शनल है उसको छोड़ दो, ठीक है ना, उसकी बात अलग होती है। जैसे मेरा मान लो PSI ऑप्शनल है, तो मेरा GS का 2 का अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना वो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। लेकिन जो GS की जिसकी ऑप्शनल अदर है और GS2 पढ़ता है, वो केवल क्या करता है, बहुत उसको क्या प्री में हम क्या कर लेते हैं, रसम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, प्री में कोई नोट्स पढ़ लिया। एक्चुअली में हम उतनी विश्लेषण से जो 6-7 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, उनको उस विश्लेषण से हम कभी पढ़ते नहीं, तैयार भी नहीं करते उस विश्लेषण से। हमारा बस ये कॉन्सेप्ट रहता है कि बस ये मैंने पढ़ रखा है और कुछ करंट के मुद्दे आए उनको पढ़ के आप GS2 देने चले जाओ। GS2 को बहुत विश्लेषण से पढ़ पाना हर किसी ने नहीं पढ़ा, इसलिए वो टफ लैंग्वेज वहां जाके लग जाती है। और GS2 में क्या है, जैसे हिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन कम घुमा है, GS2 की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और इसलिए हमें आदत पता नहीं चलता है पूछना ही क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा सा आएंगी धीरे धीरे समझ में। तो सर सर ये आपका जो आप आंसर करवा रहे हैं, तो उनको करने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट डेवलप हो ही जाएगा कि GS2 के आंसर अच्छे से अटेंड कर सके। सभी चीजों के आंसर आपके अच्छे हो जाएंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। देखो सर प्रैक्टिस से आते हैं, एक दिन से नहीं आते। सर आपका एक ये जो बेंच है आंसर राइटिंग का और इससे सर आगे का कोई अगर प्लान है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं अपना जैसे 1 साल का शेड्यूल बना रहा हूँ, तो सर थोड़ा उसमें हाँ, दिक्कत, अगर देखो आपका कुछ आंसर आगे राइटिंग का का तो प्लान। हम अभी ले रहे हैं, है ना, अभी हम कर रहे हैं प्री के रिजल्ट का इंतजार, ठीक है ना। क्योंकि मेरा यह है कि अभी कोई नया प्लान नहीं लाना, मतलब नया कोई नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर प्री निकल गई तो फुली मैं उस पर प्री पे फोकस जाऊंगा, क्योंकि मुझे लास्ट बार मेरा प्लान है कि लास्ट बार ही मुझे देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस पोस्ट पे पहले से मैं 4 साल उसमें बहुत सीनियर हो चुका हूँ, तो दोबारा मुझे आइए कहीं अगर जगह जाना भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो तो इसलिए मुझे सर लास्ट देना है, अगर मेरा प्री निकल गया, क्योंकि अभी विश्वास में नहीं हूं मैं, निकल गया तो मैं थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा चला जाऊंगा, है ना, आपकी हेल्प करता तो, रहूंगा, लेकिन तो थोड़ा सर अपने थोड़ा ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा, आपको पता है कि अच्छे से मेंस देनी मुझे इस बार, है ना। तो सर लेकिन जो हमें भी मैं पढ़ूंगा उसको शेयर आपके साथ जरूर करूंगा। सर वो थोड़ा एक
पिटीशन भी डाला हुआ है कि 32 मैम उस से पिटीशन को 20 छोड़ो, हम कोर्ट के में हम डील करते हैं कोर्ट के केस को, कुछ सर, नहीं होता। क्योंकि मेरा भी सीसेट ही लटका हुआ है, बाकी मेरा सीसेट पहली बार मैं खुद एक एसएससी में मेरे मतलब 200 190 उस टाइम में थे, पहली बार मुझे सीसेट में फेल होने का डर लग रहा है, विश्वास नहीं करूंगा मुझे खुद को, ठीक है हाँ ना। सर, वो पेपर एक्चुअली मतलब में क्या है कि हमारा मेरा माइंड सेट लग जाता था मैं, और इस बार उन्होंने मामला पूरा कर दिया, ठीक है। सर कोई ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक होगी क्या, मतलब कि जो सीसैट में कम से कम इतना आइडिया तो दे यार दे एक बात बताऊं मैं आपको, रीजनिंग सीसेट की लगा जो हमारी सकते पहले थी ना वो ठीक थी। इन्होंने सीसेट के क्वेश्चन उठाए पीवाईक्यू कैट के और पीवाईक्यू जी मेंस के, जो हम नहीं पढ़ते। और हम पढ़े तो क्यों पढ़े, क्योंकि आपका सिलेबस कहता है कि बेसिक मैथ अप टू 10th क्लास, हैं सर। ठीक है ना। तो हम क्यों पढ़ेंगे उस चीज को, बता। तो कॉम्बिनेशन वाले सवाल दिए, उनको ध्यान रखना। वो जी मेंस वाले क्वेश्चन, जी मेंस का जो कैंडिडेट जाता है उसको करने के लिए, उसके पास ना कैलकुलेटर होता है और 3 घंटे का समय होता है, ठीक है ना, इवन वो कर वहाँ पर लेगा उनको एक बैठ के। इवन सर वहाँ पे सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन था, और उसको दूसरी मैं बात सॉल्व मैडम ये कर रही चीज है थी, ना, वो भी। बिल्कुल दूसरी बात ये है कि हम वो लोग तैयारी उसी की करते हैं। यस सर। अब अगली बार तो हम तैयार करके जाएंगे, दे दो कितने टप देने हैं इनको, लेकिन तो इस सर हम बार तो हमारा माइंड सेट नहीं था उसको लेकर के, ठीक है। जेई की साथ तैयारी की जाए फिर नहीं नहीं यूपीएससी करना नहीं है आपको, इतना टेंशन मत लीजिए आप, है ना। वो अगली बार ऐसा पेपर वो भूल के भी नहीं देंगे, इस बार उनको बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ अंदर चल रहा है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो खुद ही बहुत उनको लगता है, लेकिन इमेज की वजह से इसमें कुछ सर, लेकिन उनको तो माफी मांगना चाहिए सर, नहीं कितना नहीं, मतलब हम इमेज लोग नहीं इमेज कर एक सकते। अलग, एक ध्यान रखना, ब्रांड होती है हर चीज की, है ना। तो कोई अपने ब्रांड को डाउन नहीं करेगा, इसलिए कोई अपना नहीं मानेगा ऑफिशियली, लेकिन इनसाइडर से ये है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं था, ठीक है। फिर आईआईटी जेई के 2000 का क्वेश्चन आया था इसमें सी सेट में अभी। यस यस। फिर अब वो मैंने जेई इसलिए क्वालिफाई सीजेड को लेके किया इस बार था। आप मत घबरा, ये मत करना कि नहीं मेरा सीजेड नहीं निकला अगली बार नहीं निकलेगा, क्योंकि इस बार सभी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी ओर से कोई कमी हो, क्योंकि हमारा एक तो माइंड सेट होता है ना। और दूसरी बात, जो मैं घर आके भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे 10 मिनट सॉल्व करने में लग रही है, 10 मिनट में एग्जाम में तो नहीं दे पाऊंगा। तो सर सीसैट के लिए वही पुरानी पद्धति अपनाई अभी जाए आप कि उसी पे रहो अभी तक, अभी आप बेसिक देखो यार, हमारी क्या आदत होती है कि तब 20 सवालों पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। और जो बेसिक आपके 40 सवाल आए उन पे हम कम फोकस करेंगे। मेरा ये है कि आगे क्या होगा उसको छोड़ो, अभी वो 40 को तैयार करो, ठीक है ना। यानी बेसिक मैथ पढ़ो, बेसिक रीजनिंग को अच्छी करो, बेसिक कंप्रेशन को अच्छा करो, जब हमें लगेगा तो अपना लेवल बढ़ा देंगे, अभी तक तो उसी को करो, ठीक है। जी। सर ठीक है, मैंने यहाँ तो तक कोई करी डाउट? थी सर मैंने तो करी थी जेई मेंस की प्रिपरेशन, मेरा क्वालिफाई भी है, लेकिन हमें भी क्वेश्चन नहीं मैडम आए थे। माइंड सेट पे नहीं गई थी ना आप उस पे, आप जेई की मेंस में जेई की एग्जाम देने गए थे, तब आपका माइंड सेट था, ठीक है। अब आपका वो माइंड सेट नहीं था, आपकी ना उससे कोई कंटिन्यूटी थी, ठीक है ना, और ना ही कनेक्टिविटी थी, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती। छोड़ो, मंगल सर होगा, आपका नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट आ ही जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ना इस बार एक चीज मैं आपसे बोलूँ, इस बार रिजल्ट को देकर रोकना मत। इस बार अगर बाई चांस प्री ना निकले तो मत सोचना नहीं निकलेगा आगे, क्योंकि इस बार ना 50 से 60% लोग ऐसे पहुंचेंगे जिनका प्री मेंस अच्छे से नहीं, लेकिन अगर किसी को मेंस में एंट्री मिल गई तो उसके मजे हो गए इस बार, ठीक है। जी। सिलेक्शन इजी हो वो आर जाएगा पार उनका। सिलेक्शन ले जाएगा अच्छे से, क्योंकि यस। इस बार मेंस में मैंने, मेरे कई दोस्त जो इस बार एसएससी निकाले, वो बोल रहे हम भी दे के आए हैं, सी सेट में हमारे आराम से 100+ बैठ रहे हैं, क्योंकि वो अभी करंट करंट मैथ पढ़ के आए थे एसएससी, ठीक है ना। तो उनका लग गया लोग जवाब, और वो बोल रहे हमने टप्पे भी मारे हैं, तो हमारे जीएस में भी 70 क्वेश्चन बैठा है, नंबर 70 नंबर, अब वो निकल जाएंगे। उसको मेंस का सिलेबस तक पता नहीं उस कैंडिडेट, ठीक है ना, और वो प्री करके मेंस में पक्का जाएगा। तो इस बार ऐसे लोग बहुत पहुंचेंगे, तो उस बात को छोड़ दो। बस हमें देखो अब क्या हुआ हुआ, सभी के साथ हुआ, अभी कंटिन्यू आगे अपनी तैयारी ऐसे करें कि जब भी आपको मेंस में बैठने का मौका मिले तो आप पीछे ना रहे, ठीक है। जो होता है सही होता है सर। अब ये तो हमारे हिसाब से ही कर लो डिफाइन, अब अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है ना। वैसे कुछ सर हुआ है जो तो बुरा ही हुआ है, वो हमें भी पता है, मेरा ये था कि लास्ट दे के खत्म करना था, लेकिन अब जो फील होता है वो खुद को ही पता लगता है, देखो यार, है ना। सर लड़कियां जितनी विदाई में नहीं रोती हैं शायद उतना तो छात्रों भाई के द्वारा। जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है ना। जो सेलेक्ट होगी, चलो मैं तो, हमारा तो सेटअप है, कोई दिक्कत, लेकिन बेचारे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे कई दोस्त उनका लास्ट अटेम्प्ट था अच्छे से, उन्होंने, मैं तो जॉब कर रहा था, उन्होंने यूएल लेके तैयारी कर रहे थे 1 साल से, ठीक है ना। जी। पूरा 10-15 हज़ार लाख की नुकसान हुआ है उनका, ठीक है ना, पूरा 1 साल अलग रहे, और अचानक उनका प्री में सी सेट ले गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी सिचुएशन होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करें या यहीं तक छोड़ दें?
सर यहीं तक छोड़िए, फिर आगे करते हैं। देखो मैं डेली आपका करूँ, एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है समय का, क्योंकि यार मैं वर्किंग में हूँ और मैं खुद भी तैयार कर रहा हूँ, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बट कराया पूरा जाए। ठीक है, इस बार को फुली कॉन्फिडेंट होके कह रहा हूं मैं कि पूरा कराया जाए। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा स्पीड भी हम लोग तेज लेके चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगली बार फिर। थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे, आज पहला दिन था, अदर चीजें यस हम सर। लास्ट में डिस्कशन करेंगे, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यस सर। यस। तो अब आप कहे तो करें, नहीं तो मैं इसको कल फिर आपके साथ करके दिखा दूं। कल मेरा प्लान सर आपको केस स्टडी सॉल्व करवाने का था। ठीक है ना, क्योंकि केस स्टडी को सॉल्व करवाना मेरा मेन टारगेट था, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। सर क्या होता है, थोड़ी दिनचर्या बन गई है सर, थोड़ा सा 10 बजे से पहले सोने की। तो और सर आपका टाइम 9 बजे से ही शुरू होता है, तो थोड़ा अब सा। देखो यार, मेरे को सही सुटेबल 9 बजे लगता है, इसलिए ना, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, कल अगर आप दिन में फ्री रहोगे, मैं कल दिन में फ्री हूँ, तो आपको अगर कहें तो कुछ सुटेबल टाइम आप सभी लोग बता दें, मैं दिन में भी इसको डिस्कशन कर सकता हूँ। लेकिन कल चाहे मुझे डे 3 का करूँ या ना करूँ, मैं आपके साथ एथिक्स की केस स्टडी जरूर सॉल्व करूँ। ठीक है, जी वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आज इतना ही करते हैं, मैं डे 3 का करवा दूंगा, आपको करवाएंगे पूरे क्वेश्चनों का डिटेल्स। ठीक है, सर यस, हेलो सर। यस। सर मैंने 2 दिन से पिछले साल के मई से लेके अभी फरवरी तक के जितना करंट का मतलब डाटा है वो सर मतलब कलेक्ट करके एक जगह लिख रहे थे। तो सर इन केस मतलब मेरा तो निकल जाना चाहिए, बट भगवान क्या पता अगर नहीं निकला फ्री तो अगले मंथ में तो सर वो काम तो आएगा। देखो ज्यादातर डेटा काम आता है, ज्यादातर काम आएगा, ऐसी नहीं है, आप उसको तैयार करके रखो, कोई चीज आप ऐसा नहीं है, देखो आप कोई डेटा दे रहे हो ना, तो उसमें 2000 ईयर लिख दो कि उस ईयर के आधार पर ऐसा। ठीक है ना, जैसे भाई भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो मुझे 2019-20 का डेटा लेके बैठा रहता हूँ अभी तक। ठीक है, 2019-20 में ऐसा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस ईयर को मेंशन कर देना, उस ईयर के हिसाब से, या असर की उस रिपोर्ट के आधार पर, या आपका हेल्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 मतलब 5 के हिसाब से, जो भी है, उसको उसके आधार पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डेटा काम आएगा, आप ऐसे मत सोचो काम नहीं आएगा। ठीक है? सर मैं ये पूछ रहा था कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सर कुछ क्लास और स्टार्ट करने का प्लान है या फिर सिर्फ आंसर हिस्ट्री राइटिंग होगी? ऑप्शनल हम कोशिश करेंगे, देखो क्लास तो यार देखो ऑप्शनल बहुत मेजर होता है, अभी हम भी अगर कर रहे हैं प्रोफेशनली, अगर हम उसी पे डिपेंड होते तो हम आपको करवा देते, सर लेकिन वही आपका तो। सपोर्ट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लिखिए उसको, मतलब कोई भी चीज है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए। सर हिंदी सर लिटरेचर का भी कुछ क्या अगर हिंदी आप। लिटरेचर हमारा किसी को भी पता नहीं है ना, तो इसलिए मैं उसका आपसे कह ही नहीं सकता, मुझे खुद को हिंदी लिटरेचर का हिंदी भी ढंग से पता नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है तो जैसे ना। ऑप्शनल हम कोई भी सर सब्जेक्ट कार्य रखते बल हैं। बढ़ा के आपको सर शुरू कर सकते हैं। हाँ, लोग हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मेंस तक इंतजार कीजिए एक बार। ठीक है, जी सर यस मेरे मैडम, कहीं कोई क्वेश्चन पूछ रही थी कोई मैडम? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी जैसे कि अगर हमारा कोई भी ऑप्शनल है, हम उसके पीवाई क्यूज को ही अगर रिपीट कर लें, जैसे मेरा तो जूलॉजी है, हाँ, तो उसके मैं पीवाई क्यूज देखती हूँ तो पीवाईक्यू बहुत से सारे क्वेश्चन बहुत मुझे जबरदस्त रिपीटेड माइंड सेट मिलते हैं। डेवलप, आप यस चाहे सर। किसी भी ऑप्शनल के हो, पीवाईक्यू जरूर कर, ये यही सर मुझे पूछना था, जैसे मैंने टॉपिक वाइज 1990 पी से। पीवाईक्यू करना। ठीक है ना, सर टॉपिक क्योंकि वाइज ही टॉपिक वाइज लिया है। करने से आपका एक माइंड होगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यस सर। सर तो सर उससे भी मैंने काफी मतलब यस, यस, ठीक है, तो हेलो कल, हाँ, यस, यस। सर मतलब हमने पिछली बार अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में हिंदी साहित्य का सिलेबस खत्म किया था। तो उस टाइम सर हमने हर एक टॉपिक जैसे कबीर खत्म किया तो कबीर के सारे क्वेश्चन तभी पीवाईक्यू तभी सॉल्व कर लिए थे। लेकिन सर हमने वो तब किए थे ना। नहीं तो मैम, ध्यान रखना, ऐसे तो मैंने GS 1 2 3 4 के मतलब 5 सालों 10 साल 6 7 साल के कर रखे, लेकिन उस समय मैंने 2019 में किए, उस समय मेरा आंसर राइटिंग की स्किल उस तरीके की थी, माइंड सेट उस तरीके का था, आज एकदम अलग है, तो कोशिश करो कि उनकी ड्राफ्टिंग दोबारा करें, क्योंकि आप में अब आपका भी अपग्रेडेशन होता है, आपकी थिंकिंग भी वाइड होती जाती है। ठीक है ना, तो आपका उस तरीके से आंसर राइटिंग का नजरिया बदल जाता है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसके बाद आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले कर लिया आप दोबारा भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी इफिशियंसी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन और था लास्ट। यस मैम, सर जैसे हम आंसर राइटिंग करते समय देवनागरी लिख के थोड़ा लिख सकते हैं क्या, देख इंग्लिश सकते का हैं, थोड़ा? तो ऐसा कुछ तो नहीं जैसे कोई कोचिंग्स डाउट, में ऐसा बोला कोई इशू जाता? नहीं है, कोई तो दिक्कत लास्ट नहीं। टाइम मैं विजन से कर रही थी तो कोचिंग में सर बोल रहे थे नहीं प्रॉपर हिंदी लिखना है, तो कुछ ना 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 शब्द ना, जो। ये सब कहते हैं, जैसे मुझे लिखना है, तो अगर आपसे जैसे एक्सीलेंट है तो मैं एक्सीलेंट डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है, मुझे एक्सीलेंट का हिंदी पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दे बस।
लेकिन अगर कोई लिख रहे हो थोड़ा सा ऐसे लिख देना, उसको ऐसे कर देना, ताकि पता लग जाए कि हाँ आप उसको हिंदी की टर्म को उसमें बोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत क्या है कि आप प्रॉपर अगर बिल्कुल में ऐसे लिख रहे हो तो वो दिक्कत है, ठीक है ना, नहीं सर, वो हाँ सही नहीं ये है। चीज़ है। हम्म? तो देवनागरी चल जाएगा सर वहाँ पे? देवनागरी चलता है और कोई बेझिझक चलता है। एक्चुअली में देखो, ये हमें टेक्निकल छोटी छोटी टेक्निकली बताई जाती है, यूपीएससी के कॉपी चेक करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है ना। वो देखता है आपका कंटेंट और आपका प्रेजेंटेशन। ओके। यस, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये कुछ टाइम में वैसे ही बाइंड अप हो जाएगी अपने आप। वन ठीक है। मोर क्वेश्चन सर। हाँ यस मैम, प्लीज वेट, अगर किसी और का हो तो आप उसको पूछ लेते हैं एक बार, आपका जरूर दिया जाएगा। मैंने आज तक आपको बिना आंसर दिए बंद नहीं किया है, उसका कोई भी चीज है ना, तो आपको आंसर जवाब जरूर दिया जाएगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलो मैडम आप पूछिए, कोई और नहीं पूछ रहा। सर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे मतलब? सॉरी। अगर मेरे उत्तर देने की क्षमता के अनुसार होगा और इस प्लेटफॉर्म से उसका उत्तर देना ठीक लगेगा, तो आई एम श्योर कि मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। सर आपका नाम मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे रखा गया, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैं भी इंटरव्यू के एक मॉक इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर देने से खड़ा हो गया था, मुझे इसका जवाब नहीं मिला वहां। उन्होंने मुझसे यही पूछा था, एक इंटरव्यू में गया था, एक नॉर्मली कोचिंग थी, फ्यूचर करके कोचिंग थी, फ्यूचर आई है, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। उसने पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि आपका नाम ने रखा कैसे, है ना। तो मैंने तो सिंपल एग्जांपल दिया कि हमारे जो घरेलू ब्राह्मण पंडित था, वो आया था, उसने अपना नाम रख दिया, पता नहीं कैसे रखा, वो उसको पंडित को पता है कि उसने क्यों रखा था, ठीक है ना, घर वाले उसी को मान के लग गए। एक्चुअली में ये नाम ना कलर से लिया गया था मेरा, ठीक है ना। पता नहीं अब तो आपको मेरा कलर कैसे दिख रहा होगा, लेकिन मैं कलर में काफी मतलब सुंदर था। अब तो शेविंग वेविंग हो जाती है तो आदमी का चेहरे पे थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, तो कलर के नाम से लिया गया था। मेरा कलर भूरा बोलते हैं ना, कि एक तरह से सुंदर आदमी होता है उस तरीके से, उससे लिया गया था घर वालों ने, बाद में ऐसे रख दिया गया था। तो मुझे इसका कोई खास जवाब मुझे भी पता नहीं है इसका। सर आप राजस्थान से हो? यस, सर कहाँ से? राजस्थान में हूँ, जयपुर से मैंने स्टडी की है, 30 क्लास से मैं जयपुर पढ़ा हूँ। अच्छा। बट सर और आपके मैं राजस्थान नाम से हम यूनिवर्सिटी से था, तो उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। उसके बाद मैंने इनकम टैक्स में चला गया। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट रहे थे, ठीक है ना। तो मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मेरा काफी बेसिक अच्छा था। इसके अलावा मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा था 12th क्लास के अंतर्गत। 11th 12th में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो मेरे 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनसे मेरी पकड़ थी। और फिर एसएससी पढ़ा तो मेरी मैथ इंग्लिश अच्छी थी, ठीक है ना। तो बेसिक बैकग्राउंड इस तरीके से था। तो मैं एसएससी की एग्जाम दी मैंने, अंडर ग्रेजुएशन था तब एसएससी की एग्जाम दी। मैं 2016 में एसएससी में हुआ, 17-18 में मैं ज्वाइन करने चला गया। उसके बाद 6 महीने ज्वाइन की, फिर प्रिपरेशन की वहीं पर। फिर पहला अटेम्प्ट मैंने 19 में दिया, तो मेरा पहला अटेम्प्ट हो गया। फिर 20 में दिया, फिर 20 में मेरा इंटरव्यू हुआ, 21 में दिया, फिर मैं 21 में हुआ, 22 में मैंने नहीं दिया, अब 23 में दिया। तो आप देखते क्या होता है, ठीक है। तो यही है, ज्यादा कुछ है नहीं है पर्सनल लाइफ में। सर थैंक यू सो मच। ओके, आप आपने सभी को ऑल द बेस्ट, लेकिन थोड़ा कमिट होके रेगुलरिटी, सर, आप टाइम से क्वेश्चन शेयर कर, जैसे हम शेयर कर दे तो क्वेश्चन टाइम से दे दो, ठीक है। सर ओके कल इसी टाइम? कल कल? कोशिश करूंगा थोड़ा 8:30 बजे आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 9 बजे रखो, क्योंकि मान लो मैं मंडे को ये भी सही है डिस्कशन सर। करूंगा ना, तो मंडे को मैं 9 बजे ही आ पाऊंगा, ठीक है। हाँ ये सही है टाइम सर। ठीक है, सुटेबल टाइम है, ठीक है। आप लिखिए, आप सभी के अच्छे आंसर थे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे लिखते रहिए। और डेफिनेटली है कि आप इस बैच में से जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएंगे, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हो उसके बाद, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। यस यस। सर ये 50 क्वेश्चन हो जाने के बाद भी हम आंसर लिख सकते हैं मतलब? यार आप आंसर तो अभी से लिख सकते हो, है ना, लेकिन 50 क्वेश्चन के बाद आपको एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा थोड़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। होता है। एक चीजें सीख जाओगे, आपका थोड़ा माइंड सेट डेवलप हो जाएगा, चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला पता चल जाएगा आंसर कैसे हाँ, लिखना एक है, तरह से कि क्या कैसे पकड़ते हैं। स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, 50 कम से कम 2500 4000 5000 क्वेश्चन लेके तब जाके इतना कॉन्फिडेंस है, किसी क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग 30 सेकंड में कर देता हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस से हाँ आती है, एक दिन से नहीं आती, ठीक है। यस। ठीक है, और हमारे और जो होगा हम श्योर है आपको जरूर करें, ठीक है। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।